हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर फिर से आपके लिए आपके टीएमए का सोल्यूशन लेके आया हूं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, और जिसका सब्जेक्ट कोड है 316, क्लास 12 के लिए है। और इससे पहले मैं अपने क्लास 10th के सभी टीएमए अपलोड कर चुका हूं और 12th के अपलोड कर चुका हूं। और जल्दी से आप सभी इन टीएमए को अपने प्रैक्टिकल के जो पेजेस आते हैं उनमें नोट डाउन कर लें जिन्होंने नहीं किए हैं, और जो आपके रह रहे हैं वो जल्दी आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम जल्दी से अपने टीएमए को कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कैसे इनको हम लोग अपने प्रैक्टिकल के पेजेस से इनको सॉल्व करेंगे। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल साधना इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, ये इस तरीके से आपका एक टीएमए का क्वेश्चन पेपर आएगा और ये आपका 20 मार्क्स का है। और इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए और बी। इसमें से कोई एक आपको करना है। ये आपका 2 मार्क्स का है। तो देखिए, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट बात है वो आपके वर्ड लिमिट, आपको 40 से 60 शब्दों में ही इसके उत्तर देने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 2 मार्क्स का है और इसमें ऑप्शन दिए गए आपको ए और बी। तो इसमें से कोई एक आपको करना है। हालांकि मैंने सभी टीएमए सॉल्व कर दिए हैं, आपको केवल कॉपी करना है और उसको सबमिट करना है। सबमिट कैसे करना है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। सभी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा 2 मार्क्स का है और इसमें भी वर्ड लिमिट दी गई है 40 से 60 शब्द। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, ए और बी। कोई एक ऑप्शन ही आपको चुनना है। ये सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं 6 के 6। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ये हमारे 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स का है तो उस हिसाब से आपके जो वर्ड लिमिट है वो भी बढ़ जाती है। इसमें भी ऑप्शन हमें ए और बी दिया गया है, तो मैंने ऑप्शन इसका, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारा 100 से 150 शब्दों में करना है, 4 मार्क्स का है। इसमें भी ऑप्शन हमें 2 दिए गए, ऑप्शन ए और बी। कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि लास्ट का क्वेश्चन जो परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और इसमें भी हमें 2 ऑप्शन दिए गए होते हैं, ऑप्शन ए और बी। ये हमारा 6 मार्क्स का है। तो इसका मतलब कि 500 साढ़े 500 शब्दों में इसके आंसर हमें देने होते हैं। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। चलिए जल्दी से ही अपने सभी क्वेश्चनों के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उनके वर्ड के हिसाब से ही हम उसको आंसर को देंगे। तो इसमें मैंने ऑप्शन बी लिया है। आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रवाहित जल के किसी एक स्रोत का नाम बताइए। यह आपके समुदाय के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। कोई 2 उदाहरण बताइए। चलिए देखते हैं। मेरे क्षेत्र में गंगा नदी प्रमुख प्रभावित जल स्रोत है। यह हमारे समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, यह पीने, सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदान करती है। दूसरा, यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, जिससे समाज में आस्था और एकता बनी रहती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। ये भी हमें 40 से 60 शब्दों में करना है। इसका ऑप्शन मैंने बी लिया है। कल्पना कीजिए कि यदि आयनमंडल वायुमंडल में स्थित नहीं है तो हम किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। यदि आयनमंडल वायुमंडल में ना हो तो हम कई चुनौतियों का सामना करेंगे। पहला, रेडियो संचार बाधित हो जाएगा, क्योंकि आयनमंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके लंबी दूरी तक पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें, जिसे हानिकारक विकिरण कहते हैं, वो सीधी पृथ्वी तक पहुंचेंगी
जिससे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये भी हमें 40 से 60 शब्दों में करना है। इसका ऑप्शन मैंने ए लिया है। ये 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिन्हें आपने हाल ही में सुना है और उन संकट के रूप में चिन्हित किया जा सकता है, लेकिन आपदा के रूप में नहीं। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। वायु प्रदूषण। हाल ही में दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बहुत खराब है। यह स्वास्थ्य के लिए संकट है, लेकिन आपदा नहीं है, क्योंकि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पानी की गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हुआ। यह समस्या गंभीर है, लेकिन इसे आपदा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाधान संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इसका ऑप्शन मैंने ए लिया है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। दिए गए कथन के आधार पर चलिए उत्तर देखते हैं। हरित क्रांति ने भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाकर देश को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। इसके 4 प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। और नंबर 2, आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न आयात पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भर बन गया है। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। किसानों की आय में वृद्धि। नई तकनीकों और अधिक उत्पादन से किसानों की आय में सुधार हुआ है और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। और नंबर 4, आर्थिक प्रगति। कृषि क्षेत्र की वृद्धि ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाया और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। हालांकि यह क्रांति केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रही और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हुए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये भी हमें 100 से 150 वर्ड में इसका उत्तर देना है। ऑप्शन बी, स्वच्छता जीवन जीने का एक तरीका है। कोई 4 तर्क देकर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी है, स्वच्छता जीवन जीने का एक तरीका है, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और सामाजिक कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके समर्थन में 4 तर्क इस प्रकार है। नंबर 1, स्वास्थ्य का संरक्षण। स्वच्छता से बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया और दस्त से बचाव होता है। स्वच्छ वातावरण रोगाणुओं को फैलने से रोकता है। और नंबर 2, मानसिक शक्ति। साफ सुथरा वातावरण मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। और नंबर 3, समाज में सम्मान। स्वच्छता अपनाने वाले लोग समाज में आदर पाते हैं और यह सभ्यता का प्रतीक बनता है। और नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण। स्वच्छता से कचरा प्रबंधन और प्रदूषण कम होता है, जिससे पृथ्वी के संसाधनों का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार स्वच्छता केवल आदत नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का मूलभूत तरीका है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट का क्वेश्चन जो 6 है वो परियोजना से रिलेटेड होता है। इसमें एक परियोजना बनानी होती है। आज हम उसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, अपने आसपास के क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 उद्योगों की पहचान कीजिए। अपने क्षेत्र में इन उद्योगों के स्थानीयकरण के कारणों अर्थात कच्चे माल के स्रोत, बाजार आदि को जानने के लिए अपने परिवार या अपने पड़ोस में बुजुर्गों से बात कीजिए। अब अपने निष्कर्ष के आधार पर इन दोनों उद्योगों के स्थानीयकरण पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। रिपोर्ट
मेरे क्षेत्र में उद्योगों का स्थानीयकरण परिचय। हर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और उनका विकास स्थानीय संसाधन, बाजार, श्रम और परिवहन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मेरे क्षेत्र में इसी प्रमुख उद्योग हैं। नंबर 1 पे आता है कपड़ा उद्योग। मैंने अपने परिवार और पड़ोस के बुजुर्गों से बात करके इन उद्योगों के स्थानीयकरण के कारणों को समझा। नीचे इन दोनों उद्योगों का विवरण और उनके स्थानीयकरण के कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत है। नंबर 2 चीनी मिल उद्योग। यह उद्योग मेरे क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। क्षेत्र में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है और गन्ने की उपलब्धता के कारण चीनी मिल का विकास हुआ है। स्थानीयकरण के कारण कच्चे माल की उपलब्धता। गन्ना इस क्षेत्र का प्रमुख फसल है। गन्ने की अच्छी पैदावार के कारण चीनी मिलों को कच्चा माल आसानी से और सस्ते दामों पर मिल जाता है। सिंचाई की सुविधाएं। क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल स्रोत जैसे नहर और ट्यूबवेल उपलब्ध है, जिससे गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलता है। परिवहन सुविधा। चीनी मिल के उत्पादन जैसे चीनी और गुड़ को बाजार तक पहुंचाने के लिए बेहतर सड़कें और रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। मजदूरों की उपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, जो इस उद्योगों के लिए आवश्यक है। प्रभाव। चीनी मिलों ने किसानों की आय बढ़ाई है। क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, परंतु उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण जल और भूमि प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। नंबर 2 कपड़ा उद्योग। यह उद्योग मेरे क्षेत्र में पारंपरिक व्यवसाय में से एक है। क्षेत्र में सूती कपड़े का उत्पादन और बुनाई बड़े पैमाने पर होती है। स्थानीयकरण के कारण कच्चे माल की उपलब्धता। पास के क्षेत्र में कपास की खेती होती है, जो इस उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल है। पारंपरिक कौशल। क्षेत्र में बुनाई और कपड़ा निर्माण का पारंपरिक ज्ञान और कौशल मौजूद है। मशीनों की उपलब्धता। आधुनिक तकनीक और मशीनों ने इस उद्योग को और सशक्त बनाया है। बाजार की नजदीकी। तैयार कपड़ा स्थानीय और आसपास के शहरों में बेचे जाते हैं, जिससे उद्योग का अच्छा बाजार मिलता है। प्रभाव। इन उद्योगों ने छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को रोजगार दिया। महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिले। हालांकि इन उद्योगों में श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे अधिक हैं और मजदूरी कम है। निष्कर्ष। इन दोनों उद्योगों का स्थानीयकरण मुख्य रूप से कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन, बाजार और श्रम की सुलभता के कारण हुआ है। यह उद्योग क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इनके संचालन से पर्यावरणीय चुनौतियां और श्रमिकों की समस्याएं भी सामने आई हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और उद्योग मालिकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। सुझाव। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। श्रमिकों के अधिकारों और मजदूरी में सुधार किया जाना चाहिए। उद्योगों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ाकर उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह उद्योग मेरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ है। और इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आप जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों को अपने प्रैक्टिकल की जो पेजेस है उनमें नोट डाउन कर लें। राइटिंग साफ साफ हो, सुंदर सुंदर लिखें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। और जल्द ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें बताया जाएगा कि आप इन सभी टीमों को अपने वेबसाइट पर, अपने जो स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर कैसे इसको हम सबमिट करेंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।